मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदम करती हूँ। आज मैं अफसाना एक दोस्त की ज़रूरत है का सेकंड पार्ट का वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको अफसाना बहुत पसंद आएगा। चलिए अफसाने के जानिब चलते हैं, जिसकी राइटर हैं जिलानी बानो, जो बहुत ही मारूफ अफसाना निगार हैं। अफसाना एक दोस्त की ज़रूरत है। मैं रमेश चंद्र, डीजीआई पुलिस, लेकिन मुझसे दूर मत भागिए। मैं अपना ड्रेस उतार कर आता हूँ। मैं राशिद नियाजी। राशिद ने उसका हाथ थाम लिया। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ शायरी करते हैं, इम्तियाज ने हंसकर कहा। आपको इनसे बच कर रहना होगा, वरना वो फौरन अपनी नई गज़ल सुनाना शुरू कर देंगे। सब ने मिलकर जोरदार कहकहे लगाए। शायद राशिद ही दुनिया का सबसे अच्छा काम करते हैं। टूटने बिखरने के इस शऊर में प्यार और अमन की पनाह तो इनकी गज़ल में ही मिलेगी, या मीरा के गीतों में। श्याम ने राशिद से हाथ मिलाकर कहा, और सब ने एक दूसरे की तरफ यूं देखा कि जैसे कह रहे हों ये बुरा आदमी नहीं है। आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है, सूरन सिंह ने बड़ी खुशी से कहा। हमें भी आपके घर आकर अच्छा लग रहा है, इम्तियाज ने मुस्कुरा कर कहा। जी हाँ, उस घर में आकर हमेशा अच्छा लगता है जो अपना ना हो। उसने बड़ी लापरवाही से ये बात कही, मगर राशिद ने उसे बड़े गौर से देखा, जैसे उसने सबके दिल की बात कह दी हो। पहले हमने रात को प्रोग्राम बनाया था आपसे मिलने का। ख्याल आया कि शायद रात में आपकी कोई मशरूफियत होगी। नहीं, आप रात को भी आइए, रात दिन से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे लिए तो कभी रात आती है, कभी नहीं आती। उसने सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर सूरन सिंह को देखकर रुक गया। सॉरी, मैं नौकर को बुलाकर चाय लाने के लिए फिर नौकर को बुलाकर चाय लाने के लिए कहा। बहुत अच्छी बातें करते हैं आप, रमेश ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, सिर्फ बातें ही अच्छी करता हूँ। आप हमारे क्लब के मेंबर बन जाइए, वहाँ हम शतरंज भी खेलते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे कोई खेल नहीं आता, हर बाजी हार जाता हूँ। उसने इधर उधर देखकर बेबसी से कहा। क्या करूँ? टीवी देखूं तो मजहब, साइंस, सियासत की दहशत, घर में दुनिया में लूट नफरत का अंधेरा मेरे दिल को धड़कने पर मजबूर कर देता है। सच कह रहे हैं आप। राशिद ने उसका हाथ थाम लिया। बच्चे मुझसे दूर चले गए हैं, दोस्तों को मेरे साथ होली खेलना याद नहीं रहता, बीवी को अपनी महरूमियाँ और मेरी हिमाकतें याद आती हैं। सुबह शाम की तरह अब हम दोनों इकट्ठे नहीं बैठते कभी। ये तो हर जगह हो रहा है। अब दुनिया से प्यार खुलूस ख़त्म हो गया है, राशिद ने कहा। अब तो हमारी दुनिया भी उन तारीक सैयारों में शामिल हो चुकी है जहाँ ऑक्सीजन है न रोशनी। आपकी फैमिली कहाँ है? घर में आपके साथ और कौन रहता है? सूरन सिंह चाहता था इस टॉपिक को बदल दें, जिसमें ऑक्सीजन है ना रोशनी। मेरा बेटा राम कंप्यूटर इंजीनियर है। वह अपने ऑफिस कंप्यूटर के सामने कान बंद किए बैठा रहता है। नैना की शादी हो गई, वो अमेरिका चली गई है। मेरी बीवी निर्मला, श्याम बहुत मशहूर आर्टिस्ट है। निर्मला, श्याम, हम सब चौंक पड़े। वो तो बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। वो आपकी बीवी हैं? जी हाँ, वो आजकल अपने दोस्त राजन सिन्हा के साथ कश्मीर गई हैं। वो भी बहुत मशहूर गायक हैं। उनकी मधुर ताने निर्मला को अपने साथ ले जाती हैं। तो ये निर्मला श्याम का घर है? बहुत अच्छा लगा हमें आपके घर आकर, इम्तियाज ने खुश होकर कहा। आपका ये पोर्ट्रेट भी उन्होंने बनाया है। सब दीवार पर लगा
श्याम का पोर्ट्रेट देखने लगे। जी हाँ, वो कई रंगों को मिलाकर मेरे मन माने रूप उजागर कर देती है। श्याम ने हंसकर कहा, आप देखिए, इतने खूबसूरत फ्रेम के अंदर एक कील से बांधकर कितनी ऊंचाई पर रख दिया है मुझे। बहुत बड़ी फनकार है वो। श्याम की बात सुनकर सब चुप हो गए। लेकिन आप ये देखिए कि एक कील से बंधा हुआ इतनी ऊंचाई पर बैठा उस घर को देख रहा हूं मैं, जो एक थिएटर का खाली हाल लगता है, जहां सब अपना अपना किरदार अदा करके चले गए। श्याम साहब, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप बहुत अच्छे शायर हैं। राशिद की बात पर सब हंस पड़े। नहीं राशिद साहब, हम लोग न शायरी करते हैं न जी भर के हंसना आता है। शक, मसलहत और एहतियात के हिसार में कैद रहते हैं। लाइटर जलाकर दुनिया के हर मसले को देखते हैं और अपनी महरूमी को राख बनाकर झिटक देते हैं। वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। इम्तियाज़ ने खुश होकर उसका हाथ थाम लिया। आप जईस लोग हैं, मैं कोई ऐसी बात न कह दूं जो आपको बुरी लगे। अरे नहीं यार, आप हमसे बात करते वक्त क्यों डर रहे हैं? सूरन सिंह ने हंसकर कहा। नहीं, मुझे अपने सिवा किसी से डर नहीं लगता। गुस्सा आ जाए तो मैं फिर अपनी धज्जियां बिखेर के फेंक देता हूँ और फिर कुछ मिल जाने की उम्मीद लिए खाली घर में घूमता फिरता हूँ। तो असल मसला आपकी तन्हाई का है। डॉक्टर नाइक ने श्याम की बीमारी समझ ली। मुझे जाने कितने रोग हैं डॉक्टर साहब। मैं तो किसी कहानी का अधूरा किरदार हूँ जिसे कोई लिख कर काट देता है। इसलिए आपको एक दोस्त की ज़रूरत है। अब आपको 5 दोस्त मिल गए हैं। सूरन सिंह ने बड़ी मोहब्बत से उसका हाथ थाम कर कहा, हम आपको तन्हाई में घबराने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। राशिद ने इसका हाथ थाम लिया। हाँ यार, तुम इस घर में अकेले हो, वक्त कैसे गुजारते हो? वक्त कब रुकता है? वो तो गुजर ही जाता है। मैं तो सल्फ खोल कर गुजरे हुए वक्त को ढूंढता हूँ। गुजरे हुए वक्त को हम भी ढूंढते हैं, राशिद ने बड़ी उदासी से कहा। मगर वो वक्त कहाँ मिलता है? मिल भी जाता है, श्याम ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर किसी ने अपनी यादों में बांध रखा हो। वो सब चुप गए, जैसे अब कुछ भी कहने को ना रहा हो। बाद में इम्तियाज़ ने पूछा, हम सबके आ जाने से आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, उसने चारों तरफ देखकर कहा। घर की हर चीज़ वैसी लग रही है जैसी वो है। उसकी बात सुनकर फिर सब चुप हो गए। माफ़ करना श्याम, अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप भगवान को मानते हैं? रमेश चाहता था उसे धर्म ईमान की तरफ ले जाए। हाँ, उसने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा, मैं भगवान को इसलिए मानता हूँ कि मैं अपनी हर महरूमी, नाकामी, बेईमानी का जिम्मेदार उसी को बना देता हूँ। अच्छा, तो आप भगवान से नहीं डरते? नहीं, मुझे अपने सिवा किसी से डर नहीं लगता। दूसरों से बेईमानी करके तो मज़ा आता है, मगर अपने आप से बेईमानी करने का पाप हमेशा साथ रहता है। वो सर झुकाए जैसे किसी अदालत में बयान दे रहा था। आप सब मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो एतराफ़ करता हूँ कि मैंने बहुत से कत्ल किए हैं, लूट बेईमानी की है, अपनी बीवी निर्मला से झूठा प्यार जताकर बच्चों को उधर जाने से रोका जिधर वो जाना चाहते थे। मैंने अपने आप से भी इंसाफ नहीं किया। मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें सबका गला घोंट दिया। आपने कत्ल भी किए हैं? वो सब चौंक पड़े। हाँ, मैंने अपनी उस लगन को मार डाला जो मुझे रोशन से मन की बात कहने पर उकसाती थी, मगर मेरी खुद पसंदी ने दिल की बात कहने नहीं दी। बाद में
اپنے دل کا حال اس کے نام خطوط میں لکھا اور وہ خط غالب کے دیوان میں چھپا دیے۔ کئی بار روشن مجھ سے کچھ سننے کو آئی، میری جھکی جھکی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈ کر پاکستان چلی گئی۔ جلد ہندوستان پاکستان کے بیچ مجھے روشن سے دور رکھنے کے لیے حد بندی کر دی گئی۔ میں نے یہ گھر بنایا تھا کہ جب سارے سنسار میں جھوٹ، بے ایمانی، ناانصافی کا اندھیرا چھا جائے گا، اپنے گھر کے چراغ سے سچائی اور پیار کی لو بڑھا دوں گا۔ مگر جھوٹ، بے ایمانی، خود غرضی کی آندھی میں وہ سارے چراغ بجھ گئے۔ میرے ہاتھوں سے ہر چیز گر کے ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی بات سن کر کچھ دیر تک سب چپ ہو گئے۔ پھر رمیش نے اسے سمجھایا، ہاں یار، زندگی میں ہم سب کچھ ایسے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے۔ تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے دکھی کیوں ہو گئے ہو؟ راشد نے قریب جا کر بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا۔ آپ انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا۔ میں آرکیٹیکٹ تھا، اتنے ڈیم بنائے، لاکھوں روپے کا ہیر پھیر کیا، خراب کنسٹرکشن کی وجہ سے وہ پل ٹوٹ گیا، دو مزدور دب کر مر گئے۔ ایسی غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، ان باتوں کو بھول کر اپنے آپ کو سنبھالیے آپ۔ ڈاکٹر نائک نے انہیں غور سے دیکھا۔ کل آپ ہمارے کلینک آئیے، میں آپ کا اینجیوگرام کروں گا۔ نہیں نہیں، وہ گھبرا گیا۔ آپ کیا کریں گے میرے دل کو جان کر؟ سب ہنس پڑے۔ میں تو اپنے دل کا حال اپنے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر سب جیسے چپ ہو گئے اور پھر وہ دونوں ہاتھ ملتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ آپ سب شاید یہ سن کر ہنسیں گے کہ میں نے نیوز پیپر میں یہ اشتہار اس لیے دیا تھا کہ کال بیل کی آواز سن کر میں دروازہ کھولوں تو سامنے میں کھڑا ہوں، اور پھر بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے جیسے کسی سے سرگوشی کرنے لگا۔ یہ کیسی انہونی بات ہوگی کہ میں اپنے گناہوں، اپنی خود سری کو معاف کر کے اپنے آپ سے ہاتھ ملانے کو تیار ہو جاؤں۔ افسانہ مکمل ہوا۔ افسانہ سننے کے لیے آپ سبھی کا بہت شکریہ۔